बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास 9th की केमिस्ट्री सीरीज़ से चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और हमारा जो चैप्टर 3 है क्लास 9th का वो पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ के बारे में है। यानी इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट कैसे हुई है, फिर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो पीरियोडिक फंक्शंस, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें कैसे रेपिटिशन आता है, यानी पीरियोडिसिटी कैसे आती है, उनका ट्रेंड क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो आज का हमारा जो पहला लेक्चर है इसमें हम इंट्रोडक्शन हमने जो डिस्कस किया वो है और उसके बाद हम डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल को देखेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है कि व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल होता क्या है? तो स्टूडेंट्स, जैसे आप सुबह अपनी क्लास में बल्कि एक एग्जांपल से इसको डिस्कस करते हैं। आप अगर मैकेनिक की वर्कशॉप पे जाएं, जो अच्छा मैकेनिक होता है उसकी वर्कशॉप पे जाएं, तो एक दीवार के ऊपर एक बोर्ड लगा होता है और उसके ऊपर उसके जो डिफरेंट टूल्स होते हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज हुए होते हैं। आपको जो स्क्रूज हैं वो एक सीरीज में अरेंज हुए नजर आएंगे। इसी तरह जब आप अपने स्कूल में असेंबली के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। ये नहीं होता कि जो बच्चा जिधर मर्जी खड़ा हो जाए। आपकी अपनी क्लास की रो होती है, उस रो में आप एक प्रॉपर वे में खड़े होते हैं। ये भी नहीं होता कि अपनी अपनी मर्जी से जिधर अमूमन हम बच्चों को कहते हैं जो छोटी हाइट वाले बच्चे हैं वो आगे आएंगे, फिर बड़ी हाइट वाले इस तरह पीछे जाते जाएंगे आप लोग। तो हाइट वाइज आप उधर खड़े होते हैं, तो एक प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट होती है। तो पीरियोडिक टेबल जो है ये भी अरेंजमेंट ही है। और ये किसकी अरेंजमेंट है? ये अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स है। तो हम इसको डिफाइन करते होते हैं कि पीरियोडिक टेबल इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स such that elements with similar properties are grouped together is called periodic table। यानी आपके पास ऐसी अरेंजमेंट जिसमें आप इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर यानी बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज करें और इस तरीके से अरेंज करें कि बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के साथ साथ जब आप अरेंजमेंट करेंगे तो एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स एक ही ग्रुप में आ जाएंगे, एक ही जगह पे आ जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। या इसको हम एक और तरह से डिफाइन करते होते हैं कि एक अ टेबल रिप्रेजेंटिंग ऑल द एलिमेंट्स सो एज टू शो सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। यानी पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल है जो सारे के सारे एलिमेंट्स जो डिस्कवर हो चुके हैं आज तक उन सबको शो करे और इस तरह से शो करे कि उनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस की बेस के ऊपर कि ये एलिमेंट्स जो हैं ये सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं, तो ये एक जगह पे आ गए हैं, ये दूसरा जगह पे ये दूसरी फैमिली आ गई, ये तीसरी आ गई है। तो जो एक फैमिली या एक ग्रुप के मेंबर हैं इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं और दूसरों से डिफरेंट है। तो ये पीरियोडिक टेबल कहलाता है। अब पीरियोडिक टेबल की इंपॉर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है? तो पीरियोडिक टेबल जो है ना स्टूडेंट्स, ये बेसिक फ्रेमवर्क है टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है उनका बिहेवियर, उनमें जो चेंजेस आती हैं वो स्टडी करने में हमें हेल्प करता है। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल जो है इट इज द बेसिस इट प्रोवाइड्स बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। ये हमें एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के लिए बेसिस प्रोवाइड करता है। इन बुनियादों के ऊपर हम एलिमेंट्स को आगे फर्दर क्लासिफाई करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जी कि डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल कैसे डेवलप हुआ? मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये एक दो दिनों में नहीं बना, बल्कि इसमें बहुत साइंटिस्ट ने एफर्ट की है। और सबसे पहले एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे अल-राजी। उन्होंने अपने टाइम के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, उन्हें मेटल, नॉन मेटल, सॉलिड, लिक्विड में क्लासिफाई किया। दैट वाज द सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ दैट टाइम। देन हमारे पास 1829 में एक जर्मन केमिस्ट थे, उनका नाम था डॉबनियर। उन्होंने एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप में अरेंज किया और वो जो 3-3 का ग्रुप था उस एक ग्रुप को हम ट्राइएड कहते हैं। और इसने ये कहा कि इस ट्राइएड के अंदर जो सेंट्रल एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास बाकी दो एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का मीन होगा या उनका एवरेज होगा। यानी डॉबनियर जो एक जर्मन साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एलिमेंट्स के 3-3 के ग्रुप बनाए और एक ग्रुप को उसने ट्राइएड का नाम दिया। अब उसने कहा कि इस ट्राइएड के अंदर जो सेंट्रल एलिमेंट है, ये जो सेंट्रल एटम है, इसका जो एटॉमिक मास होगा वो बाकी दो एलिमेंट्स या बाकी दो एटम्स के एटॉमिक मास के मीन की इक्वल होगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। उसने कहा जी कि एक ट्राइएड है जिसमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये 3 एलिमेंट आते हैं। अब इसमें सेंट्रल एटम सोडियम है हमारे पास। अब लिथियम का एटॉमिक मास है 7
और पोटेशियम का 39, और हमने एज्यूम कर लिया कि जो सोडियम है इसका मास है x। अब ये x किसकी इक्वल है? सेंट्रल एलिमेंट का एटॉमिक मास पहले और आखिरी के मीन की इक्वल है। तो हमने क्या किया, x इज इक्वल टू 7 + 39 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये 46 आ गया। 46 डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये 23, तो x हमारे पास क्या आ गया, 23 की इक्वल आ गया। एक और एग्जांपल ट्राइएड की, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम हमने लिया। अब कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम में स्ट्रोंशियम सेंट्रल एलिमेंट है। अब कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, बैरियम का होता है 137। जब हम इन दोनों के एटॉमिक मास को ऐड करते हैं, इधर ये आएगा स्टूडेंट्स 137, सॉरी जी मैं इधर लिख देता हूँ पेन से, ये 137, तो ये 137 जब इसके साथ ऐड होता है तो आपके पास ये बन जाता है 177 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो x इज इक्वल टू 88.5 आता है, जो क्या है, स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास है। नेक्स्ट हमारे पास है डीमेरिट्स, लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स, ये सिनोनिम्स हैं, हम मानी अल्फाज हैं। तो डॉबनियर का जो लॉ ऑफ ट्राइएड है उसके डीमेरिट्स क्या हैं, उसकी खामियां क्या हैं। तो सबसे पहले हमने इसके जो डॉबनियर का लॉ ऑफ ट्राइएड है उसको रिजेक्ट किया था कि एक तो इसने उस टाइम पे मौजूद जितने एलिमेंट्स थे उन सबको ट्राइएड्स की फॉर्म में क्लासीफाई नहीं किया था, यानी सबके ट्राइएड्स नहीं बने थे। और ये जो मॉडल है, जब हमारे पास नया एलिमेंट डिस्कवर होता है तो उसके लिए ये जो है ना वो उसकी क्लासिफिकेशन के लिए ऑब्स्टेकल थी, यानी उसके लिए ये रुकावट थी उसकी क्लासिफिकेशन के रास्ते में, क्योंकि लाजमी नहीं है कि सारे एलिमेंट्स के ट्राइएड्स बने। तो इसलिए इस बेस के ऊपर हमने इसके मॉडल को रिजेक्ट कर दिया था, ये इसके जो थ्योरी थी उसको रिजेक्ट किया। फिर 1864 में एक ब्रिटिश जो है वो केमिस्ट थे जॉन न्यूलैंड, उन्होंने अपने टाइम पे मौजूद 62 एलिमेंट्स को जो उस वक्त पे मौजूद थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया। और उन्होंने देखा कि जब उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में एलिमेंट्स को अरेंज किया तो उन्होंने कहा जी कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले वाले से मिलती होंगी, और इस ऑब्जर्वेशन को उन्होंने नाम दिया था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है जी 3, ठीक है जी। ये बेरिलियम का 4 है, बोरान नहीं सॉरी ये तो एटॉमिक नंबर्स में लिख रहा हूँ, इसका 6 है आई गेस, ये आपके पास 8 होता है, बोरान का 11 आता है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, और फ्लोरीन का आपके पास होता है 18 पॉइंट समथिंग, हम इसको 19 लिख लेते हैं। इधर सोडियम का जी 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, और सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर का होता है 32, और क्लोरीन का होता है 35.5। तो अब देखें जी उन्होंने क्या किया, ये क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैंने लिखा जी। तो अब जो 62 एलिमेंट्स उसने इस तरह सब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज किया, इंक्रीजिंग बढ़ते हुए एटॉमिक मास में। उसने कहा जी जब आप इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले वाले से मिलती होंगी। अगर मैं यहां से इसको 1 कहता हूं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है। अब देखें 1 और 8 यानी लिथियम और सोडियम दोनों अल्कली मेटल्स हैं, एक ही ग्रुप के, इनकी प्रॉपर्टीज सेम हैं। तो अब 8वें पहले से इधर से आपने स्टार्ट किया तो ये 8वां एलिमेंट आया, तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम है। यहां से स्टार्ट करेंगे, अगर आपको 1 होगा तो ये इधर तक 8 होगा, प्रॉपर्टीज फिर तो आपके पास प्रॉपर्टीज सेम आएंगी। तो इसमें इसने ये कहा कि जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करते हैं तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले वाले से मिलती होंगी। इस ऑब्जर्वेशन को हमने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं। बहुत अच्छी जो है ना वो क्लासिफिकेशन थी अपने टाइम पे, लेकिन इसकी भी कुछ खामियां थी। पहली प्रॉब्लम ये थी कि डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स जो है वो एक जगह पे अरेंज हो गए थे इसमें। जैसे हेलोजेंस जो हैं उनको कोबाल्ट, निकल और प्लाटिनम के साथ ग्रुप कर दिया गया था जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में इसको क्लासिफाई करते हैं। नंबर 2 उसमें यह था कि अप टू 40 एटॉमिक मास यानी कैल्शियम तक तो ये जो क्लासिफिकेशन थी वो बिल्कुल ठीक आती थी। उसके बाद ये ना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है ये एलिमेंट्स को अकोमोडेट नहीं करता था। अकोमोडेट करने का मतलब ये है कि फिर एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट नहीं आते थे। फिर ये नहीं था कि हम अरेंजमेंट के बाद पहले से शुरू करके 8वें पे जाएंगे तो एक जैसी प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट आएगा, फिर कोई और डिफरेंट एलिमेंट आता था। और उसके बाद जो आपके पास नए डिस्कवर होने वाले एलिमेंट हैं वो भी इस ऑक्टेव पैटर्न को फॉलो नहीं करते। तो इसलिए फिर हमने न्यूलैंड्स को जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था उसको रिजेक्ट कर दिया।
अब इससे जी एग्जाम से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो ये दोनों टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है पीरियोडिक टेबल क्या है, उसकी अहमियत बयान करें, ये इंपॉर्टेंस है, पहली स्लाइड में हमने पढ़ा है। डॉबनियर का लॉ ऑफ ट्राइएड क्या है, उसकी एक एग्जांपल लिखें 2 नंबर में, बहुत रीजनेबल क्वेश्चन है। अब 2 नंबर में आपने बताना है डॉबनियर का लॉ ऑफ ट्राइएड भी और साथ में उसकी एग्जांपल भी लिखनी है पूरी। फिर उसके बाद इसके डीमेरिट्स हैं डॉबनियर लॉ ऑफ ट्राइएड के, यूं भी पूछ सकते हैं व्हाट इज डॉबनियर लॉ ऑफ ट्राइएड्स, गिव इट्स ड्रॉबैक्स, इट्स लिमिटेशंस, ये डीमेरिट्स। फिर व्हाट इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इसको एक्सप्लेन करें। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्यों रिजेक्ट हुआ था, ये उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, तो ये हमने ऊपर वाली स्लाइड में पढ़ा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ आई होंगी। किसी किस्म को कोई इशू हुआ, कोई क्वेश्चन पूछना हुआ तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखेगा, इंशाल्लाह आपको जरूर आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।